नमस्कार बच्चों, कक्षा 11 विषय चित्रकला की अपन बात कर रहे हैं। अपन ने अब तक चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें अपन ने 2 टॉपिक पढ़ लिए थे। पहला टॉपिक था अपना चित्रकला के तत्व, जिसके मैंने नोट्स उपलब्ध करवा दिया आपको। दूसरा है अपना, ये फर्स्ट था। दूसरा है अपना चित्रकला में संयोजन के सिद्धांत। और तीसरा पॉइंट अब पढ़ेंगे अपन, वो है अपना पॉइंट षडांग। देखो षडांग ये अपन ने पढ़ लिए थे, 6 प्रकार के होते हैं, अपन ने पढ़ाई था। ये अपन ने पढ़ लिए थे। ये 7 प्रकार के होते हैं, अपन ने पढ़ाई है। इनके सबके नोट्स भी लिखे हैं, आपने अच्छे से लिखे होंगे उनको फेयर कॉपी में। तो अपन अब बात करते हैं षडांग की। देखो षडांग का मतलब होता है षड अंग, 6 अंग। षडांग का मतलब होता है 6 अंग। 6 अंग ऐसे कौन से हैं जो भारतीय चित्रकला, देखो अपनी पुस्तक होगी, आप पुस्तक को देखोगे तो उसमें पुस्तक में नाम लिखा होगा भारतीय चित्रकला भाग 1, ऐसा लिखा होगा 11वीं क्लास की चित्रकला की बुक पर। और दूसरी भाग 2 कहां मिलेगा अपने को? 12वीं क्लास में। 12वीं क्लास में अपने को मिलेगा भारतीय चित्रकला भाग 2। तो भारतीय चित्रकला भाग फर्स्ट की बात करें अपन, तो फर्स्ट में यही बताया गया है कि कैसे चित्रकला का निर्माण हुआ है। ये फंडामेंटल्स कहते हैं इनको। ये फंडामेंटल्स ही अपने को चित्रकला की गहराई तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे। कैसे? जैसे अपन अगर डायरेक्ट किसी बात पे पहुंचते हैं तो किसी गहरे पे पहुंचते हैं, उससे पहले अपने को उसकी नॉलेज होनी चाहिए। मकान बढ़ने से पहले उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। ये नींव है। अगर ये आपको अच्छे समझ में आ गया, 12th में आपको कोई भी कठिनाई नहीं रहेगी चित्रकला विषय समझने में। तो चित्रकला की अपन बात कर रहे हैं। चित्रकला में अपन ने पढ़ा कि तत्व क्या होते हैं, अपन पढ़ेंगे संयोजन के सिद्धांत क्या होते हैं। इसके बाद में अपन षडांग पढ़ रहे हैं। तो षडांग का मतलब होता है चित्रकला के मुख्य 6 अंग कौन से हैं। उन 6 अंगों के आधार पर ही चित्रकला का विस्तार हुआ है। कैसे देखते हैं। देखो षडांग का मतलब हो गया 6 अंग। 6 अंग, षड धन अंग, षडांग। ये संधि विच्छेद करेंगे अपन तो 6 अंग अपने को सामने आ जाते हैं अपने 6 अंग। अब देखो, एक कामसूत्र एक ग्रंथ था, और कामसूत्र के एक ग्रंथ के रचनाकार थे। कामसूत्र ग्रंथ के रचनाकार थे वात्स्यायन। कामसूत्र ग्रंथ था, ये मैंने लिखा हुआ यहां। कामसूत्र एक ग्रंथ है और कामसूत्र ग्रंथ के रचनाकार थे वात्स्यायन। वात्स्यायन, ठीक है। इस वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की थी। ग्रंथ है ये बहुत बड़ा। इस ग्रंथ में लगभग 62 या 63 नंबर पेज पे चित्रकला का विषय बताया गया। 62 या 63 नंबर चैप्टर में, पाठ में चित्रकला के चैप्टर को बताया गया। कैसे क्या चित्रकला होती है, कैसे क्या चित्रकला का विकास हुआ, कैसे चित्रकला एक प्रयोजन में बढ़ती है। तो इस कामसूत्र को तो अपन पढ़ नहीं पाए। तो इसको पढ़ने वाले एक कलाकार थे जिनका नाम था पंडित यशोधर। पंडित यशोधर। इन पंडित यशोधर जी ने क्या किया, एक बुक का निर्माण किया जिसका नाम था जय मंगला। जय मंगला ये पुस्तक का नाम है, ठीक है। आपको नोट्स में भी उपलब्ध कराऊंगा, लेकिन आप समझते जाइए। देखिए, कामसूत्र की रचना वात्स्यायन लेखक थे। उन्होंने क्या लिखा? कामसूत्र लिखा। कामसूत्र की टीका का मतलब छोटी बुक, कामसूत्र में से छोटी बुक लिखी इन्होंने, जिनका नाम था पंडित यशोधर। उन्होंने लिखी जय मंगला। ये जय मंगला एक पुस्तक का नाम है। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जय मंगला किसने लिखी? पंडित यशोधर ने, ठीक है। तो पंडित यशोधर ने जय मंगला लिखी। इस जय मंगला के अंदर चित्रकला के 6 अंगों के बारे में विवेचन किया गया है कि चित्रकला के 6 अंग कौन से हैं, इन 6 अंगों का क्या महत्व है, और इन 6 अंगों से अपन क्या प्रोसेस कर सकते हैं। देखो 6 अंगों को इसमें 6 अंगों को जय मंगला में पंडित यशोधर ने क्या किया है, अभी आपको श्लोक के माध्यम से, इस जय मंगला पुस्तक में पंडित यशोधर ने श्लोक के माध्यम से इन 6 अंगों को बताया है। अब वो श्लोक के माध्यम से इनको पंडित यशोधर ने बताया। देखो एक बार वापस समझना इसको। कामसूत्र था, कामसूत्र की टीका की किसने, कामसूत्र किसने लिखा?
कामसूत्र किसने लिखा होगा? वात्स्यायन ने। और वात्स्यायन की बड़ी सी किताब थी इसकी टीका। टीका मतलब छोटी बुक। टीकाकार थे जिनका नाम था पंडित यशोधर। पंडित यशोधर। और पंडित यशोधर ने एक बुक बनाई जिसका नाम था जयमंगला। जयमंगला। इस जयमंगला पुस्तक में चित्रकला के षडांग के बारे में बताया है और षडांग के बारे में भी श्लोक के माध्यम से बताया। वो श्लोक कौन सा है मैं बताता हूं आपको। देखो, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम। भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। देखो, जयमंगला पुस्तक में पंडित यशोधर ने षडांग को समझाया और षडांग को किस हिसाब से समझाया? श्लोक के माध्यम से समझाया। श्लोक में क्या लिखा कि रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। कहने का मतलब कि रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम, इसके 6 प्रकार बताए। कौन से? पहला प्रकार था, देखो पहला प्रकार कौन सा है? रूप भेद। ये आ गया पहला प्रकार, ठीक है। दूसरा प्रकार है अपने प्रमाण। प्रमाण। तीसरा प्रकार है अपना भाव। चौथा प्रकार है अपना लावण्य। कई जगह आपको लावण्य योजना भी लिखा हुआ मिलेगा, तो लावण्य। छठवां है अपने सादृश्य। पांचवा अपने सादृश्य। और छठवां है बचा है जो है अपने, ये सादृश्य पांचवा गया, छठा बचा है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग। वर्णिका भंग। ये देखो, ये 6 भेद इति चित्र षडंकम। ये चित्रकला के 6 अंग हैं। इनके बगैर एक चित्र अधूरा माना जाता है। तो कहने का मतलब रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंकम। ये 6 अंग चित्रकला के महत्वपूर्ण अंग है। इनके बगैर एक श्रेष्ठ चित्र का निर्माण नहीं हो सकता। ये किसने कहा? ये कहा पंडित यशोधर जी ने। इनसे पहले किसने कहा था? वात्स्यायन जी ने कहा था। अपने कामसूत्र पुस्तक में पूरी डिटेल लिखी थी। लगभग 62 या 63 नामक नंबर के चैप्टर में इन्होंने पूरी डिटेल लिखी थी। उस डिटेल को कोई पढ़ नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था। तो उस वजह से जयमंगला नामक पुस्तक की रचना कर पंडित यशोधर जी ने इनकी अपने को डिटेल दी। और उन्होंने डिटेल भी एक मात्र श्लोक के माध्यम से इन्होंने सारी डिटेल समझाई, जिससे कि अपन कैसे क्या प्रोसेस आगे कर सकते हैं। समझे? तो यहां तक अपना ये मैटर था कि कैसे षडांग का उद्भव हुआ, कैसे षडांग कहां से आया, कैसे षडांग को अपन एक श्लोक के माध्यम से समझ सकते हैं। ये सब इसमें लिखा हुआ है। देखो आगे पढ़ते हैं। अपन आते हैं 1 नंबर में। 1 नंबर क्या है? एक नंबर टॉपिक है अपना रूप भेद। तो रूप भेद में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ते हैं अपन। देखो पहला टॉपिक है रूप भेद। रूप भेद चित्रकला की 6 अंग षडांग में सबसे प्रथम महत्वपूर्ण एक टॉपिक है रूप भेद। अंग है एक चित्रकला का। रूप भेद। रूप भेद क्या होता है? देखो ध्यान से समझना। नोट्स अवेलेबल सारे कराऊंगा मैं, लेकिन एक बार आपको समझना बेहद जरूरी है। देखो रूप भेद, रूप प्लस भेद लिखने से ही साफ साफ स्पष्ट पता चलता है। रूप भेद, रूप का मतलब होता है किसी का निर्माण करना, रूप एक आकृति बनाना, और भेद, भेद का मतलब अलग अलग। किसी भी चित्र में आकृति बनने पर, जैसे पहले उदाहरण फॉर एग्जाम्पल, कैसे एक मेरा चित्र किसी ने बनाया और आपके क्लासरूम में, स्कूल के क्लासरूम में जहां आप पढ़ते हो वहां लगा दिया गया मेरा चित्र बना के। आप लोग आ रहे हैं और आते कह रहे अरे ये तो ड्राइंग वाले सर का चित्र है। इसका मतलब रूप और भेद दोनों समाहित है। ठीक है। एक
सीट में मेरा चित्र और एक किसी और का चित्र बना देते हैं, आपको उस दूसरे का पता ही नहीं है, तो वो रूप भेद समाहित नहीं है आपके अकॉर्डिंग, देखने वाले को वो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब दो रूपों के मध्य भेद, एक तो ये होगा। दूसरा कैसे, मैंने पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, बार बार अपन अजंता का नाम ले रहे हैं। अजंता में चित्र बने हुए हैं, वो उनके रूपों में भेद किया गया है। कैसे किया गया है? भगवान बुद्ध को बहुत लंबा, बड़ा, चौड़ा, बलशाली बनाया गया है। इसके अलावा और जो प्रजा के लोग हैं उनको बहुत छोटा, महीन, बिल्कुल गरीब टाइप ऐसे दिखाया गया है। मतलब दो रूपों के मध्य अपने को अंतर स्पष्ट करना ही चित्रकला के 6 अंगों का पहला टॉपिक माना जाता है। चित्रकला के 6 अंगों में जो फर्स्ट टॉपिक है, इसको अपन महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि एक चित्र में दो आकृतियां अगर एक जैसी होंगी तो वो समतुल्य, संयोजन की दृष्टि से वो चित्र समतुल्य नहीं होगा। इसलिए अपने को ये देखना है कि दो आकृति के मध्य रूप भेद है या नहीं है। देखो नेक्स्ट है अपना प्रमाण। प्रमाण देखो, प्रमाण का मतलब साफ स्पष्ट दिखाई देता है। नापतोल, अनुपात, ये प्रमाण के ही प्रकार हैं। नापतोल, अनुपात, ये सारे, शरीर रचना, ये सारे प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। कैसे? देखो, प्रमाण का मतलब है कि रूप के मध्य, दो रूपों के मध्य भेद, लंबाई चौड़ाई का। दूसरी बात, शरीर की रचना किस हिसाब से की जाए। देखो, एक ये है लाइन, इसको अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 भागों में बांट दिया। 7 भागों में बांट दिया अपन ने। देखो यहां अपने को ये क्या, प्रमाण के अकॉर्डिंग वो पूरी डिटेल बताई गई है, कितने ताल का होना चाहिए। मनुष्य को 7 ताल का बताया है कि 7 ताल में मनुष्य को विभाजित करना चाहिए। वो कैसे? देखो, अपन ने 1 2 3 4 5 6 7 भागों में विभाजित कर दिया। यहां इसका चेहरा, यहां इसकी गर्दन, यहां इसकी गर्दन से जाते हुए हाथ, इसकी यहां से ये कमर, ये हाथ, ये कमर, इस कमर से अपने को यहां तीसरे पॉइंट पे कमर बन गई। यहां से अपन ने क्या किया, जैसे एक अगर जेंट्स आकृति बनानी है तो अपन ने क्या किया, यहां से सीधी लाइन लेके और यहां जाके अपन ने पैरों का निर्माण किया, यहां जाके सीधे जाके यहां अपन ने पैरों का निर्माण किया। ऐसे ये आकृतियों के पैरों के निशान हो गए। लेकिन अगर इसी जगह औरत की आकृति बनानी है तो औरत की आकृति में अपने को क्या करना पड़ेगा, ये पैरों के निशान न बना के अपने को डायरेक्ट कैसे, ये देखो, यहां से लिए ऐसे, यहां से ऐसे, यहां इसमें ऐसे किया, ठीक है। ये हाथ हो जाएंगे इसके, और ये लो, इसमें आंख, नाक, कान, मुंह ये बना देंगे अपन। ये एक लेडीज आकृति होगी। मतलब प्रमाण के अकॉर्डिंग अगर किसी का निर्माण करेंगे अपन तो वो एकदम समतुल्य होगा। और समतुल्य तभी होगा जब अपन चित्रकला के 6 अंगों का पालन करेंगे, अन्यथा प्रमाण का अनुमान अपन चित्र में नहीं लगा सकते। तो ये है प्रमाण। कहने का मतलब किसी चित्र में नापना, तोलना, अनुपात स्थापित करना, चित्र की लंबाई व चौड़ाई को ध्यान में रखना, ठीक है। अपने क्षेत्र के ज्ञान के हिसाब से अपन चित्र का निर्माण करते हैं, वही प्रमाण होता है, ठीक है। तो प्रमाण का यही होगा। आगे देखते हैं अपन। आगे है भाव। देखो तीसरा, आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो आप संपर्क करके मुझे पूछ भी सकते हैं कि कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तीसरा है अपना भाव। भाव, एक्सप्रेशन। भाव क्या होते हैं? चेहरे के जो हाव भाव हैं, भाव भंगिमाएं हैं, उनको पहचानना। कैसे? वो ऐसे जैसे मैं किसी बात को समझा रहा हूं, मैं हाथ हिला रहा हूं, हाथों से इशारा कर रहा हूं, समझा रहा हूं आपको। ये क्या हो गया? ये भाव हो गए, एक्सप्रेशन हो गए। ये कि आकृति को देखते ही उसके भाव, उसके एक्सप्रेशन ऐसे लगने चाहिए अपने को, जिससे कि अपने को पता चले कि अपन कैसे एक श्रेष्ठ चित्र का निर्माण कर सकते हैं, कैसे एक आकृति को लोग या दर्शक, देखने वाला तुरंत पहचान सके कि यार ये आकृति ये कहना चाहती है। जैसे किसी आकृति में अपने को लगता है, देखते लगता है कि यार ये तो वो कर रहा है, ये तो यार रो रहा है, ये तो उदास बैठा है, ये तो उदास बैठी है, किसी चित्राकृति में।
लग रहा है अपने को, तो वो लग रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं उस चित्रकार ने उस चित्र में भाव जरूर डाले हैं, उस एक्सप्रेशन उस आकृति में ऐसे ही डाले गए हैं जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। अर्थात चित्र आकृति में भाव जरूर होने चाहिए। ये होता है भाव के, ठीक है, भाव का मतलब। 4 नंबर पे आ गया अपने लावण्य योजना। देखो, लावण्य योजना का मतलब हो गया कि किस प्रकार एक चित्र में हम लावण्य का मतलब होता है सुंदरता। लावण्य का मतलब होता है सुंदरता। देखो, एक राजस्थान गीत है, लावण के लाग्यो भरबूट। मतलब उस गीत में लावण का मतलब हो गया एक घाघरे के नीचे आने वाली पट्टी, उस पट्टी में डेकोरेशन किया जाता था, और उस डेकोरेशन को ही लावण बोलते थे। लेकिन लावण्य शब्द हो गया सुंदरता से प्रेरित। मतलब सुंदरता का मतलब हो गया कि कैसे चित्र आकृति को अपन श्रेष्ठ और सुंदर बना सकते हैं। उस श्रेष्ठ और सुंदर आकृति में अपन क्या करेंगे? लावण्य योजना का इस्तेमाल करेंगे। कैसे अपने को एक चित्र की बॉर्डर आकृति बनानी है। जैसे ये सीट है, अपने को इसमें एक बॉर्डर आकृति बनानी है, तो बॉर्डर आकृति कैसे बनानी है? अपन ने फूल पत्ते लगा दिए, आकृतियां बना दी, ठीक है, ऐसे कुछ करके, और अपन ने यहाँ पे पत्ते बना दिए, फूल बना दिए। ये मार्कर मोटा है थोड़ा सा, लेकिन ऐसे, और आकृतियां बना के, फूल पत्तियां बनाकर, और अपन ने चारों तरफ डेकोरेशन कर दिया। ये हो गया लावण्य योजना। किस तरीके की लावण्य योजना का इस्तेमाल किया जाए जिससे कि ये चित्र श्रेष्ठ लगे, ठीक है। अपना 5 नंबर का आता है टॉपिक लावण्य योजना। आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, और आपको नोट्स में बता दूंगा। लावण्य योजना के बाद में 5 नंबर पे अपना टॉपिक आता है सादृश्य। सादृश्य, देखो, सादृश्य का शाब्दिक अर्थ होता है कि जैसा। सादृश्य का शाब्दिक अर्थ होता है के जैसा। अर्थात जो आकृति अपन बना रहे हैं और जिसको देख के बना रहे हैं, सेम उसके जैसा ही होना चाहिए। कैसे? आपने मेरा चित्र बनाया, मुझे बिठाया सामने, आपने मॉडल के रूप में, मुझे देखकर आपने चित्र आकृति बनाई पूरी, तो वो चित्र आकृति सादृश्य स्वरूप होनी चाहिए। कहने का मतलब सेम एज इट इज मेरी जैसे ही दिखनी चाहिए, नहीं तो वो चित्र आकृति गलत हो गई। तो इस प्रकार सादृश्य का मतलब हो गया ऐसी आकृति का निर्माण करो जो जैसा आप चाह रहे हो, जैसा आपने सोचा है, परिकल्पना की है, सेम वैसा ही दिखना चाहिए। मैंने यहां से सोच लिया, हाँ ये पहाड़ पर्वत सब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, मैं जाके घर पे उसको ड्रॉ करता हूं, बनाता हूं, और बनाने के बाद में पता चला अरे वाह ये तो सेम वैसा ही लग रहा है जैसे मैंने देखा था, तो वैसा ही लग रहा है। इसका मतलब अपने अंदर सादृश्य का इस्तेमाल हुआ है और वो सादृश्य की पूर्ण योजना हुई है। तो सादृश्य की पूर्ण योजना कब होगी? जब अपन जैसा देखेंगे वैसा ही बनाने का काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद लेते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर पे अपना टॉपिक आता है सादृश्य वर्णिका भंग। वर्णिका भंग, देखो, वर्णिका भंग अपन ने पढ़ा था। रेखा रूप रंग तान बोध अंतराल। रेखा रूप रंग, रंग का मतलब क्या होता है? रंग को अपन वर्ण भी कहते हैं, वही वर्ण यहां पे है। वर्णिका भंग, वर्णिका भंग का मतलब रंगों का इस्तेमाल कैसे किया जाए, एक चित्र आकृति में रंगों का कैसे इस्तेमाल किया जाए जिससे कि अपन इस रंग योजना के माध्यम से एक चित्र को श्रेष्ठ दिखा सके। और चित्र को श्रेष्ठ तभी दिखाया जाएगा जब एक रंग योजना श्रेष्ठ होगी। तो श्रेष्ठ रंग योजना के माध्यम से अपन वर्णिका भंग का मतलब हो गया, भंग का मतलब हो गया अलग करना। ऐसे वर्णों को अलग अलग करके ऐसे चलाया जाए जिससे माध्यम से अपन कह सकें कि ये श्रेष्ठ चित्र है। और श्रेष्ठ चित्र का निर्माण तभी होगा जब अपन श्रेष्ठ रंगों का इस्तेमाल करेंगे। और रंग श्रेष्ठ कब इस्तेमाल करेंगे? जब अपने को चित्रकला के 6 अंगों का पता होगा। जब चित्रकला के 6 अंगों का पता कब होगा? जब अपने को संयोजन के सिद्धांत आएंगे। और संयोजन के सिद्धांत कब आएंगे? जब अपने को चित्रकला की नींव मतलब तत्व, चित्रकला के तत्व आएंगे। अर्थात ये कड़ी वाइज जुड़ा हुआ है। पहले अपन चित्रकला के तत्व सीखें, उसके बाद में अपन संयोजन के सिद्धांत सीखें, संयोजन के सिद्धांत के बाद में अपन आ गए षडांग पे और चित्रकला के 6 अंगों पे कैसे आकृति का निर्माण अपन कर सकते हैं। इस प्रकार वर्णिका भंग का मतलब हो गया एक चित्र आकृति में श्रेष्ठ रंगों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है।
इसके बाद में देखो अपन ने चित्रकला के 6 अंग भी अपने यहाँ पूरे हो चुके हैं। चित्रकला के 6 अंगों के बाद में इसमें आपके पुस्तक में एक सृजनात्मक प्रक्रिया दे रखा है, सृजनात्मक प्रक्रिया, जिसके बारे में बता देता हूं मैं। देखो ये 3 अंग बताए थे मैंने, चित्रकला के तत्व, चित्रकला के संयोजन के सिद्धांत और षडांग। षडांग के बाद में क्या आता है, सृजनात्मक प्रक्रिया। मतलब ये 3 पॉइंट तो अपने नहीं हो गए। फिर सृजनात्मक, सृजनात्मक मतलब कैसे सर्जन किया जाता है चित्रकला का, वो है इसमें। फिर दूसरा है अवलोकन, अवलोकन का मतलब कैसे निरीक्षण, अपन जाके देख रहे हैं चित्र को और देख के फिर वापस घर में आके वैसा का वैसा बना रहे हैं, वो अवलोकन हो गया। फिर हो गया प्रत्यक्षण, मैं यहां बैठा, आप सामने बैठे, आपका हूबहू मैंने चित्र बना दिया, वो प्रत्यक्षण चित्र हो गया। ऐसे अपन प्रत्यक्ष चित्र का निर्माण कर सकते हैं। कल्पना, कल्पना का मतलब क्या हो गया कि एक मैंने इमेजिन किया, हाँ मैं ऐसा चित्र बना सकता हूं और मैंने तुरंत वैसा ही चित्र बना दिया, वो हो गया कल्पना। फिर सृजनात्मक अभिव्यक्ति, कैसे एक आकृति का सृजन कर सकता हूं मैं, निर्माण कर सकता हूं मैं, यह आपके एक अभिव्यक्ति के तहत आएगा। इसमें इसके माध्यम, इसके अलावा इसमें जो 2-4 बचे हैं वो आपको मैं नोट्स में उपलब्ध करवा दूंगा। देखो इसमें 2 चीजें एक महत्वपूर्ण है, वो भी आप याद रखेंगे, अंकन और अनुरंकन। अंकन और अनुरंकन, देखो किसी भी वस्तु को देखकर अंकन करना, अंकन हो गया। अनुरंकन, किसी भी देख के उसको कल्पना के आधार पर करना, अनुरंकन हो गया। ये भी आप लोग याद रखेंगे। 2 चीज और है इसमें, द्विआयामी और त्रिआयामी। द्विआयामी का मतलब हो गया जैसा आपने देखा वैसा वैसा बना दिया आपने। त्रिआयामी जिसमें तीसरा भाव प्रकट हो, कैसे कैसे, छाया, छायादार जो चीज बनाई जाती है अपने, छायादार जो छाया, कैसे एक वृक्ष बनाया उसकी छाया नीचे दिखा दी अपन ने, वो त्रिआयामी में आ गया। ऐसे अपन द्विआयामी और त्रिआयामी का भी अपन सीख लेंगे, जो हमको नोट्स में उपलब्ध करवा दूंगा। इस प्रकार आपका जो सेकंड चैप्टर था, 2 नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है चित्रकला के मूलाधार, वो चित्रकला के मूलाधार कंप्लीट